हेलो दोस्तों। मैथ साइंस 96 चैनल परिवार में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज मैं आपके 2 नंबर पक्के कराने जा रहा हूं। ठीक है ना। यहाँ पर कक्षा 10 की न्यू एनसीईआरटी बुक, जिस गणित की जिसका अध्याय है 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, तो इस प्रश्नावली से, इस अध्याय से आपको बोर्ड की एग्जाम 2025 में 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए एक एक नंबर वाले मिलेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर मैं एक एक नंबर वाले ही क्वेश्चनों को बताऊंगा। ठीक है ना। प्रश्नावली जो 1 है, आपके अध्याय 1 है, ये आपका 4 अंक का है। कितने अंक का है? 4 अंक का है। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको एक एक नंबर वाले मिलेंगे। एक क्वेश्चन, एक एक नंबर वाले जो 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें से एक क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मिलेगा एबीसीडी में, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको लघुत्तरात्मक क्वेश्चन मिलेगा। वो 2 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। अब आपको पता चल चुका होगा कि प्रश्नावली 1 से कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने नंबर की प्रश्नावली है। तो यह प्रश्नावली 1 4 नंबर की है। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो होगा 2 नंबर का, और 2 क्वेश्चन होंगे आपके एक एक नंबर के। ठीक है ना। तो आज मैं आपको 2 नंबर पक्के कराने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। ठीक है ना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में एक एक नंबर बहुत कठिनाई से ग्रहण किया जाता है। ठीक है ना। बहुत कठिनाई से ग्रहण किया जाता है। इसलिए आज मैं आपको यहाँ बोर्ड पर जो बताऊंगा, उन क्वेश्चनों को आप पढ़ जाना, पढ़ लेना। ठीक है ना। सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेना, तो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए 2 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। छात्र चाहे राजस्थान बोर्ड का हो, चाहे एमपी बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, बोर्ड कोई सी भी हो। ठीक है ना। यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आज आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम 2025 में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक। यदि वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि किसी स्टूडेंट ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, और ऊपर वाली ऑल घंटी का बटन प्रेस करना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। ठीक है ना। आपका 100 अंक लाने के सपने को मैं पूरा करूंगा। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में बने रहना लास्ट तक। ठीक है। और देखिए किस प्रकार के आपको बोर्ड के एग्जाम 2025 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने है। सबसे पहले आपको जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, उसी के आधार पर ही क्वेश्चन है समझने हैं। ठीक है ना। क्योंकि नाम के आधार के ऊपर ही आपसे क्वेश्चन है कर सकता है बोर्ड के एग्जाम में। इस चैप्टर के अंदर तो हम बाद में घुसेंगे। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है, निम्न में से वास्तविक संख्या है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शन है आपके ए बी सी डी, इनमें से वास्तविक संख्या कौन सी है। अब देखिए वास्तविक संख्या के लिए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? देखिए, परिमेय संख्याएं होती हैं और परिमेय संख्याएं होती हैं। उन दोनों के सम्मिलित रूप को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों के बीच में सभी प्रकार की संख्या आ जाती हैं, यानी सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। कोई सी भी संख्या चुन लीजिए। आप 1 का चयन करेंगे तो 1 भी क्या है? वास्तविक संख्या है। अगर आप -2 का चयन करेंगे तो -2 भी क्या है? आपकी वास्तविक संख्या है। अगर 1/2 का चयन करेंगे तो 1/2 भी क्या है? वास्तविक संख्या है। अगर आप पाई का चयन करेंगे तो पाई भी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। अगर √5 का चयन करेंगे तो √5 भी आपकी एक वास्तविक संख्या है। ठीक है ना।
आपका दिमाग के जिन जिन संख्याओं को सोचेगा वे सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या के अंदर अंदर सभी परिमेय संख्या आ जाती हैं और सभी अपरिमेय संख्याएं आ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। आ गया होगा समझ में, अब भूलना नहीं है वार्षिक एग्जाम तक। ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, सही बात है। परिमेय संख्या हमारी वास्तविक संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। तीसरा पॉइंट है परिमेय एवं अपरिमेय दोनों, तो ये भी सही है, परिमेय एवं अपरिमेय दोनों। द इनमें से कोई नहीं, इसको तो छोड़ ही दीजिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो देखिए वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय एवं अपरिमेय दोनों ही होती है। ठीक है ना। तो होने को ये भी है, परंतु इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, स होगा। आगे समझ में, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या दोनों के सम्मिलित रूप को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान रखना बोर्ड के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। आगे समझ में, अगला दूसरा क्वेश्चन देखिए आपको ये बात बता देता हूं, जब भी आपके टीचर ने, क्लास टीचर ने अध्याय 1 प्रश्नावली 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इस प्रश्नावली को जब पढ़ाया होगा तो सबसे पहले आपको वास्तविक संख्या समझाने से पहले आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इनके बारे में जरूर पढ़ाया होगा। अगर किसी के टीचर ने नहीं पढ़ाया है तो देखिए इन क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको इसमें भी समझा दूंगा, और आपको और भी ज्यादा डिटेल से पढ़ना है तो देखिए प्रश्नावली 1 को मैंने बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। आप पीछे की वीडियो को जाकर के देख लें, प्रश्नावली 1 की काफी वीडियो है, उन सभी वीडियो को आप पढ़ लें, वहां से आपको पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, यानी पूरी डिटेल समझ जाएंगे प्रश्नावली 1 की। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको समझाता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न में से प्राकृत संख्या है। तो इनमें से प्राकृत संख्या चुननी है आपको। प्राकृत संख्या कौन सी है, कि 0 है या फिर -1 है या फिर 1/2 है या फिर 2 है। तो प्राकृत संख्या के बारे में आपको ज्ञान होगा तभी तो आप आंसर दे पाओगे। तो देखिए आपको बता देता हूं कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं आपकी 1 से चालू होती हैं। कहां चालू होती हैं, 1 से चालू होती हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक है, अनंत तक। ठीक है ना। प्लस की संख्याएं ही आपकी प्राकृत संख्या होती है, और प्राकृत संख्या आपकी 1 से चालू होती है। कहां चालू होती है, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही प्लस अनंत तक ये सभी संख्या आपकी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। आगे समझ में, तो अब इनमें से देख लीजिए, क्या 0 है, क्या प्राकृत संख्या में 0 होता ही नहीं है। -1 प्राकृत संख्या -1 भी नहीं होता है। 1/2 ये बटे वाली भी संख्या नहीं होती है प्राकृत संख्या में। 2, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 यार द। ठीक है ना, द ऑप्शन रहेगा, और पहले में कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, स ऑप्शन रहेगा। ठीक है। तो देखिए आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि सबसे निम्न में से सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, 1 होगी, क्योंकि प्राकृत संख्या आपकी 1 से ही चालू होती है। कंप्लीट। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, मैंने भी इनको क्रम वाइज से ही सेट किया है। तो देखिए निम्न में से पूर्ण संख्या नहीं है, निम्न में से पूर्ण संख्या नहीं है। अब -1 1 0 2, अब आपको इनमें से जवाब देना है कि कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका जवाब देने के लिए आपको पूर्ण संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए पूर्ण जो संख्याएं होती हैं वो आपकी 0 से चालू होती हैं, यानी ये जो प्राकृत संख्या है ना आपकी 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक, इनके आगे 0 और लगा दीजिए, वे सभी संख्या आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या कहाँ चालू होती है, 0 से चालू होती हैं आपके पूर्ण संख्याएं, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। इसमें भी सभी प्लस की संख्याएं ही होती है पूर्ण संख्याओं के अंदर, परंतु ये पूर्ण संख्याएं 0 से चालू होती हैं। 0 आपकी पूर्ण संख्या है, 1 पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, 3 पूर्ण संख्या है। ठीक है ना। अब इनमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से पूर्ण संख्या नहीं है,
तो देखिए एक पूर्ण संख्या है, जीरो पूर्ण संख्या है, दो पूर्ण संख्या है, परंतु माइनस की संख्याएं पूर्ण संख्याओं में मौजूद नहीं होती है, इसलिए आपका माइनस एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। कौन सा रहेगा? ए। ठीक है ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे ही आपको समझना है। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड की एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्न में से पूर्णांक संख्या है। निम्न में से पूर्णांक संख्या है। अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो देखिए जो जितनी भी पूर्ण संख्या होती है ना, ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या में मौजूद होती हैं, और पूर्णांक संख्या में एक्स्ट्रा संख्या भी मौजूद होती है, सारी माइनस की संख्याएं भी मौजूद होती है, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच, डॉट 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 माइनस अनंत तक। तो सारी तो माइनस की संख्याएं और सारी प्लस की संख्याएं और जीरो, ये संख्याएं किसमें मौजूद होती है? पूर्णांक संख्या में मौजूद होती है, परंतु इस समय पर में नहीं होती है, इस समय बटे वाली संख्या नहीं होती है। ठीक है ना, बिना बटे वाली। अब देखिए निम्न में से पूर्णांक संख्या है, तो देखिए एक बटे दो, एक बटे दो तो बटे वाली संख्या है, तो पूर्णांक संख्या नहीं होगी। माइनस एक बटे दो, ये भी बटे वाली है, तो ये भी पूर्णांक संख्या नहीं होगी। माइनस एक, तो माइनस एक पूर्ण संख्या है। ठीक है ना, वो पूर्णांक संख्या है। माइनस एक क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। पाई, पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। और जो ये आपके हैं एक बटे दो, माइनस एक बटे दो, ये आपकी परिमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? ये परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? निम्न में से पूर्ण संख्याएं है। कौन सा है? स ऑप्शन। कौन सा रहेगा? स ऑप्शन रहेगा। माइनस एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पूरा देखना। अगर आज आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो ये मान लीजिए कि आपके 2 नंबर बिल्कुल कंठस्थ हो गए। ठीक है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन में कराऊंगा इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं भी यही कराऊं। ठीक है ना, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है? निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या नहीं है ये बताना है, इन चारों ऑप्शनों में से हमको बताना है कि कौन सी संख्या आपकी परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए आपको परिमेय संख्या का ज्ञान होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए परिमेय संख्या के अंदर वे सभी संख्याएं आ जाती हैं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यानी सभी तो प्लस वाली संख्या आ जाएंगी, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस डॉट डॉट कहां तक है? प्लस अनंत तक। इसके अंदर सभी बटे वाली संख्या आ जाएंगी, यानी सभी संख्याएं तो प्लस वाली, बटे वाली और बिना बटे वाली, और सभी संख्याएं माइनस वाली, बटे वाली और बिना बटे वाली। ठीक है ना, और आपका जीरो, ये सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है ना, यानी जीरो परिमेय संख्या है, सभी प्लस वाली संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं हैं, बटे वाली और बिना बटे वाली भी, और सभी माइनस की संख्याएं बटे वाली और बिना बटे वाली। ठीक है ना, तो इन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है ना, अब इनमें से देखिए जीरो, जीरो आपकी एक परिमेय संख्या है, एक, एक भी एक परिमेय संख्या है, माइनस एक भी परिमेय संख्या है, परंतु ये द ऑप्शन में जो पाई लिखा हुआ है ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। आगे समझ में, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जैसे कि रूट दो, रूट तीन, रूट पांच, रूट चार आपकी परिमेय संख्या नहीं है। वो रूट चार आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि रूट चार का वर्गमूल विद्यमान है। कितना? रूट चार का मान है आपके पास कितना? 2। रूट चार का मान कितना है? 2। तो 2 आपकी एक परिमेय संख्या कहलाएगी, 2 आपकी एक पूर्णांक संख्या कहलाएगी, 2 आपकी एक पूर्ण संख्या कहलाएगी, 2 आपकी एक प्राकृत संख्या कहलाएगी। ठीक है ना, आगे समझ में? तो रूट दो, रूट तीन, रूट पांच, रूट छह, रूट सात, रूट आठ, रूट 10, रूट 11, रूट 12, ये सभी क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो पाई आपका आपकी अपरिमेय संख्या है, तो यानी ये परिमेय संख्या नहीं है, तो द ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है ना,
छठवां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अपरिमेय संख्या है, एक ये अपरिमेय संख्या है क्या? नहीं। -1 ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। 0 ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। ये जो लिखा हुआ है √2 ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। सभी रूट वाली संख्या आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। आगे समझ में, तो ये सही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर √2 की जगह पर आपको इस प्रकार से देके रखा, जैसे 2√5, तो यानी रूट वाली संख्या होनी चाहिए, उसके गुणा में या फिर बटे में या फिर प्लस में या माइनस में कोई भी संख्या लिखी हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसी संख्या देखनी है जो रूट वाली है, ठीक है ना। आगे समझ में, तो वो आपकी संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर? छठवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखिए, ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं, ये बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको सब कुछ कंठस्थ पढ़ना है, आपको 2 नंबर पक्के करने हैं। नंबर वैसे ही थोड़ी मिल जाते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के 1 नंबर मिलता है, तब जाकर के 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसे चैप्टर के अंदर से जितने भी संभावित क्वेश्चन है 1-1 नंबर वाले, वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। अभी से हमें पढ़ रहे हैं प्रश्नावली के नाम के ऊपर ही क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली के अंदर तो अब प्रवेश करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं। P व Q क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं, तथा Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, निम्न में से है। अब ये किसकी परिभाषा है भैया? अपरिमेय संख्या की परिभाषा है या प्राकृत संख्या की परिभाषा है या परिमेय संख्या की परिभाषा है या पूर्णांक संख्या की परिभाषा है? अगर आपको परिभाषा याद है तो आपके दिमाग में आंसर आ चुका होगा। तो देखिए यह परिभाषा आपकी परिमेय संख्या की है, परिमेय संख्या को ही हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें कंडीशन होती है P और Q की, क्या? जहां P व Q पूर्णांक संख्याएं होती हैं तथा Q का मान 0 नहीं होता है, ठीक है ना। तो किसकी परिभाषा है? ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। तो हमें हमारा ऐसे क्वेश्चन का आंसर होगा सही ऑप्शन, परिमेय संख्या, ठीक है ना। अब देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा भी सकता है कि ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं शब्द आ जाए कि नहीं लिख सकते, जहां P व Q पूर्णांक संख्या है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो निम्न में से है। जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत मत कर देना, ठीक है ना। ध्यान रहे, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ें। अगर आपको नहीं शब्द लिखा दिख रहा है, आपको ऐसी संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो उस कंडीशन में आपका ऑप्शन अपरिमेय संख्या वाला ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं और अब हम चैप्टर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब हम चैप्टर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब तक जो क्वेश्चन पढ़े थे हमने प्रश्नावली के नाम के ऊपर ही पढ़े थे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी भाज्य संख्या है, उसे भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, सही बात है। जैसे हम कोई भाज्य संख्या लेके देखें, जैसे 10 है, 10 के अभाज्य गुणनखंड करें तो देखिए 2 का भाग जाएगा 5 बार, 5 में 5 जाए 1 बार, तो हम 10 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 और 5 आए तो हम इनको दोनों को गुणा के रूप में लिख देंगे, 2 गुणा 5। अब बताइए ये बात सही है या नहीं है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना, ये सही बात है। आगे कह रहा तथा यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है। जो ये गुणनखंडन होता है ये अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब होता है कि इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है इसका, बिल्कुल सही बात है। 10 को केवल हम 2 गुणा 5 के रूप में ही लिख सकते हैं और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको हम इस प्रकार से लिख सकें, ठीक है ना।
आगे देखिए कह रहा है निम्न में से है। अब निम्न में से क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, न्यूटन प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, उपरोक्त सभी। अगर देखिए चैप्टर 1 के अंदर आपकी प्रमेय है एक अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अगर आपको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय याद है, अगर आपको आपके टीचर ने पढ़ाया है, तो आप 100% इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया है तो याद कर लेना यहाँ पर। और मैंने अध्याय 1 यानी प्रश्नावली 1 को पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, आप मेरी वीडियो देख करके आप पढ़ लें, ठीक है ना। तो देखिए ये आपकी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? स ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। क्या है? यही परिभाषा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। इसी को ही हमें अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर? प्रत्येक टीचर नहीं पढ़ा पाता है इन चीजों को, ठीक है ना। मैं जो आपको बता रहा हूं इनको आप ही पढ़ लेना। अगर आपको 100 में से 100 अंक लाने हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ना पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखना। मैंने अध्याय 1 कंप्लीट करा रखा, उसकी सारी वीडियो देख लेना, ठीक है ना। कभी मात नहीं खाओगे। अगला क्वेश्चन 9वां देखिए, निम्न में से 156 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अब हमको बताना है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं। ए 2 गुणा 3 गुणा 13 है, या फिर ब में 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 13 ये है, या फिर स में 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13 ये है, या फिर द में 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 13 ये है। अब इसका जवाब देने के लिए आपको 156 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा आपको। ये थोड़ी है कि आप वैसे ही तुक्का मार देंगे, नहीं, तुक्का नहीं मारना है। तो देखिए मैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर करा देता हूँ, छोटी सी जगह में करा देता हूँ, ठीक है। हमको 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब देखिए 156 का इकाई अंक 6 है, तो 2 का भाग जाएगा इसमें। कितनी बार जाएगा? 2 7 14, 2 8 16, ठीक है। 78 बार जाएगा, आप अलग से दे लेना, ठीक है ना। अब 78 का इकाई अंक 8 है, तो फिर भी 2 का भाग जाएगा इसमें। तो इसमें जाएगा भैया 2 3 6 2 नाम 18, 39 बार जाएगा। 39 में इकाई अंक 9 है, 9 में 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए 39 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 का भाग जाएगा, देखिए 3 का भाग जाएगा 39 में, 3 एकम 3 3 आती है 9, 13 बार जाएगा। और 13 आपकी एक अभाज्य संख्या है, 13 में केवल 13 का ही भाग जाता है, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो 156 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? हम 156 को उसके अभाज्य 156 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ऐसे लिख सकते हैं हम 156 को। अब ऐसा तो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, यहाँ पर घातें दे रखी हैं, तो देखिए इनको घात के रूप में बना दीजिए। 2 कितनी बार आया है? 2 2 बार आया है, तो 2 की घात हम 2 लिख देंगे। 3 एक बार आया है, तो 3 एक बार ही लिखेंगे। 13 एक बार आया है, तो 13 हम एक बार ही लिखेंगे। तो आंसर आपका कौन सा करेक्ट होगा? 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। और ये कहाँ लिखा हुआ है? स ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो स ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है। आगे समझ में? तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। वीडियो को छोड़ करके भागना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्वेश्चनों को समझाता भी हूँ, ये नहीं है कि स्क्रीनशॉट ले ले और पढ़ लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको समझना भी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपके 2 नंबर का सवाल है, इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है आपका 10वां क्वेश्चन? निम्न में से 2 संख्याओं और उनके एचसीएफ व एलसीएम में संबंध है, ठीक है ना। तो आपको 2 संख्या और उनके एचसीएफ और एलसीएम में संबंध जो होता है वो ऑप्शन छांटना है इसमें से। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं इसके लिए समझा देता हूं कि 2 संख्याओं को हम ए और बी से प्रदर्शित करेंगे।
दो संख्याओं किससे प्रदर्शित करेंगे, ए और बी से। संख्याओं की जगह पर दूसरा नाम भी लिखा हो सकता है, पूर्णांक। क्या लिखा हो सकता है, पूर्णांक। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी बन सकता है कि निम्न में से दो पूर्णांकों और उनके एचसीएफ व एलसीएम में संबंध है। तो पूर्णांक और संख्या एक ही बात है, ठीक है ना। तो देखिए दो संख्याओं को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ए और बी से करेंगे, और एचसीएफ और एलसीएम इनके बीच जो संबंध होता है उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूं, तो देख लेना, याद कर लेना। ए इंटू बी बराबर होता है एच सी एफ इंटू एलसीएम। क्या होता है भैया, एच सी एफ इंटू एलसीएम होता है। तो ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम, ये संबंध होता है। ए इंटू बी का मतलब संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम मतलब एच सी एफ और एलसीएम का गुणनफल। एचसीएफ की जगह पर हिंदी में भी लिखा हो सकता है मैस है, और एलसीएम की जगह पर हिंदी में लिखा हो सकता है लेस है, या फिर पूरा नाम भी लिखा हो सकता है महत्तम समावर्तक, और एलसीएम की जगह पर लिखा हो सकता है लघुत्तम समावर्तक, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम कई प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे एचसीएफ को एचसीएफ इधर गुणा में, इसको हमें इधर बटे में ले आए, तो देखिए एक स्टेप तो आपकी ये बनेगी, एस दो संख्याओं और उनके एचसीएफ और एलसीएम में संबंध, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दूसरा सूत्र आपका बनेगा, ए इंटू बी के बटे में आ जाता है मान लीजिए एच सी एफ, तो ए इंटू बी बराबर ए इंटू बी बटे एच सी एफ बराबर एलसीएम। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन हो सकता है कि एलसीएम बटे में आ जाए ए इंटू बी के में, तो ये भी सही है। तो ए इंटू बी बटे एलसीएम बराबर इधर क्या बचेगा, एच सी एफ, ठीक है, इनको बटे में ला रहे हैं। तो तीन कंडीशन ये हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि यानी ए बटे में पहुंच जाए या फिर बी बटे में पहुंच जाए इधर की तरफ, तो ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से भी हो सकता है, ए बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम बटे बी, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है कि ए की जगह पर बी पहुंच जाए बटे में, वो बी तो पहुंच गया, तो यानी यहाँ पर तो ए है, अब यहाँ पर बी बटे में पहुंच गया, हो सकता है कि ए बटे में पहुंच जाए, तो इधर ए बी बच जाएगा। तो बी बराबर होगा आपका एच सी एफ इंटू एल सी एम बटे ए। तो ये पांच कंडीशन है, पांचों कंडीशनों से आप परिचित होने चाहिए। मेन कंडीशन आपकी ये है, ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम। इस ही एक कंडीशन से ये चार कंडीशन और निकल करके आ जाती हैं। कैसे, यानी एक एक को बटे में पहुंचा के। तो देखिए इधर से एचसीएफ बटे में आ जाए इधर, तो ये कंडीशन बनेगी, ए इंटू बी लिख लिया, बटे में इनके बटे में कौन आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, बराबर में एलसीएम बचेगा। तो ऐसा भी हो सकता है, तो ये भी करेक्ट आंसर है आपका। हो सकता है कि एचसीएफ की जगह पर एलसीएम बटे में आ जाए, तो ए इंटू बी के बटे में एलसीएम बराबर में एचसीएफ, तो ये भी कंडीशन सही है आपकी। ऐसा नहीं होकर है कि एचसीएफ और एलसीएम बटे में न आए और एचसीएफ इंटू एलसीएम के बटे में ए और बी में से पहुंच जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए ए को यहाँ पर रख लिया, बी बटे में पहुंचा दिया, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे में पहुंच गया कौन, बी। तो ऐसा भी हो सकता है। और बी की जगह पर ए भी तो पहुंच सकता है, तो बी यहाँ पर रह जाएगा, बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे में कौन पहुंच जाएगा, ए पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो ये पांच कंडीशन है आपकी। ऐसे क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए आपको ये पांच कंडीशन है पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मेन कंडीशन तो आपकी ये है, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहां से आप पक्षांतर कर दे, यानी इधर के बटे में ले आए, बटे में ला ला के, या फिर इधर से बटे में इधर ले जाके आप इन कंडीशनों को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बना लेना, प्रैक्टिस करना बनाने की। ये सूत्र भी है आपका, ठीक है ना, ए इंटू बी यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है ना। तो ये सूत्र भी है आपका, तो इसी के बारे में पूछा गया है, तो कंठस्थ याद कर लेना। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ए ऑप्शन सही रहेगा, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर इसकी जगह पर इन चारों ऑप्शनों में से कोई सा एक ऑप्शन होता तो हमारा तब वो करेक्ट आंसर होता, ठीक है ना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं से आपको अवगत रहना है, ठीक है ना। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है 11वें क्वेश्चन में, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है। दो संख्याएं हैं, उनका महत्तम समापवर्तक यानी मैस है, यानी एचसीएफ कितना है, 27 दिया हुआ है, तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक क्या है उनका, एलसीएम 162 है।
यदि एक संख्या 54 है, उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या है, ये आपको जवाब देना है। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 81, बे ऑप्शन में लिखा हुआ है 27, से ऑप्शन में लिखा हुआ है 54, दे ऑप्शन में लिखा हुआ है 18। ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड के एग्जाम 2024 में आ चुका है। ठीक है ना। तो इसलिए आपको अवगत रहना चाहिए इस क्वेश्चन से। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अभी अभी मैंने जो 10वां क्वेश्चन बताया था, तो वहां पर मैंने आपको एक सूत्र बताया था। कौन सा? दो संख्याओं और उनके में से और लेसे में जो संबंध होता है उसी से ही ये सॉल्व कर लेना है, आपको बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आपको सूत्र क्या लिखाया था, आपको लिखाया था ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम होता है या नहीं होता है? होता है। ठीक है ना। अब यहां से चार सूत्र और बन जाते हैं, जैसे ए को बटे में ले जाए, बी को बटे में ले जाए, या फिर एचसीएफ को इधर बटे में ले आए, एलसीएम को इधर बटे में ले आए, है ना। तो उसी प्रकार से आपके चार सूत्र और बन जाते हैं, तो कुल मिलाकर 5 सूत्र होते हैं। आपको यही सूत्र लगाना है और इस सूत्र में मान जमा देने हैं। ए बी क्या है? दो संख्याएं, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ आपका में से, एलसीएम आपका लेस है। मानों को जमा दीजिए। दोनों संख्याओं में से एक संख्या क्या है आपकी? 54। किसी की जगह पर रख दो, ए की जगह बी की जगह पर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए ए की जगह पर ही लिख देते हैं 54, इनटू में बी का मान है, दूसरी संख्या निकालनी है, बराबर एचसीएफ, एचसीएफ की जगह पर एचसीएफ का मान लिख दीजिए 27, इनटू में एलसीएम की जगह पर एलसीएम का मान लिख देंगे 162। ठीक है ना। इतना कंप्लीट। आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तभी यहाँ पर आंसर दे पाएंगे ऑप्शन से। ये नहीं कि डायरेक्ट तुक्का लगा दिया, गलत हो जाएगा। तुक्का कभी सही नहीं जाता, बहुत 1% सही जाता है। ठीक है ना। अब देखिए बी का मान निकालना है, तो 54 को इधर बटे में भेज देंगे, गुणा में है तो इधर जाएगा, बटे में भेज दीजिए। और देखिए 27 इंटू 162, इसके बटे में आ जाएगा कौन? 54। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, तो देखिए 27 का भाग 54 में जा रहा है 2 बार, 27 दूना 54, और 2 का भाग इसमें जा रहा है 162 में कितनी बार? 81 बार। तो बी का मान क्या आया आपका? 81 आया। कितना आया? 81। आ गया समझ में? तो बताइए दूसरी संख्या क्या है? एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या क्या है? 81। 81 किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख लीजिए और फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 12वां क्वेश्चन है आपका, संख्याओं 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में से पूछ सकता है, ले से भी पूछ सकता है। यहाँ पर महत्तम समापवर्तक यानी में से यानी एचसीएफ पूछ रहा है आपसे। लघुत्तम समापवर्तक भी पूछा जा सकता है, ले से एलसीएम। ठीक है ना। तो आपको रफ कार्य में फटाफट जल्दी से सॉल्व कर लेना है। क्या निकाला जा रहा है? क्या निकालेंगे यहाँ पे? महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो देखिए में से निकालने के लिए आपको इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करने हैं। ठीक है ना। रफ कार्य में करना है ये कार्य आपको। तो देखिए 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 26 में 2 का भाग जाएगा 13 बार। 13 आपकी अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का ही जाएगा एक बार। 26 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब 91 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए 91 में 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों? इकाई अंक 1 है, 1 में नहीं जाएगा। 91 में 3 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि अंकों का योग कितना हो रहा है? 9 और 1 10 हो रहा है। 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो इसलिए इसमें भी नहीं जाएगा। 3 से अगली अभाज्य संख्या क्या है? 5। यहाँ पर केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं। ठीक है ना। तो 3 से अगले अभाज्य संख्या क्या है? 5। 5 का भाग वैसे भी नहीं जाएगा। 5 का भाग तब जाएगा जब इकाई अंक 5 हो। ठीक है ना। 5 से अगली अभाज्य संख्या क्या है? 7। तो देखिए इसमें 7 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 13 बार। और 13 एक अभाज्य संख्या, 13 में 13 का ही जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ा बना लीजिए यहाँ पे। तो देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं, तो 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे नहीं है, तो 7 का भी जोड़ा नहीं बनेगा। तो ऐसी संख्या आपको 13 ही नजर आ रही होगी जो दोनों जगह मौजूद है। तो देखिए आपका में से यही होगा। क्या? किसका जोड़ा बना? 13 का। अगर मान लीजिए एक से अधिक जोड़ा बन जाते हैं
तो जितने भी जोड़ा बनते हैं उन सभी जोड़ाओं में से हमको एक एक अंक लेना है और उनका गुणा कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक ही जोड़ा बना है किसका, 13 का, तो आपका में से क्या होगा भैया, 13 होगा। ऐसी भी कंडीशन आपके सामने आ सकती है कि एक भी जोड़ा नहीं बने। आगे समझ में, अगर एक भी जोड़ा नहीं बनता है तो में से आपको 0 नहीं लिखना है। उस कंडीशन में आपका में से 1 होगा। क्या होगा भैया, 1। किस कंडीशन में, यदि एक भी जोड़ा नहीं बनता है तो उस कंडीशन में आपका में से क्या होता है, 1। क्लियर, कंप्लीट कर लेना। अगर तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 13 होगा। तो 13 किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ब में लिखा हुआ है, ठीक है ना। कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन। तो अब देखिए आपसे महत्तम समापवर्तक की जगह पर लघुत्तम समापवर्तक भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए इनका मैं लेस है या लघुत्तम समापवर्तक निकाल करके बता रहा हूं, इधर एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए। तो देखिए जब भी हमको एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होता है, जितनी भी संख्याओं का निकालना होता है, उन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमको एक साथ करने हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमको 26 और 91 का लैसे निकालना है, तो 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड हमको एक साथ करने हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। कॉमा लगा देना उन संख्याओं के बीच में। तो देखिए अब इन दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या में देखिए कि 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, या दोनों में जा रहा है या किसी में नहीं जा रहा है। जा रहा है 2 का भाग, किस में जा रहा है, 26 में जा रहा है, तो 2 का भाग देना है आपको। अगर किसी एक संख्या में भाग जा रहा है तो आपको देना है, अगर किसी में भी नहीं जा रहा है तो नहीं देना है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ जाना है। तो देखिए 2 का भाग 26 में जा रहा है 13 बार, 91 में नहीं जाएगा, इसलिए ज्यों का त्यों, जिसमें भाग नहीं जाता उसको हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। अब 2 का भाग किसी में भी नहीं जाएगा, इसलिए 2 का भाग नहीं देंगे। 3 का भाग भी किसी में भी नहीं जा रहा है। 5 का भाग भी किसी में भी नहीं जा रहा है। 7 का भाग जाएगा, किसका भाग जाएगा, 7 का, 13 में नहीं जाएगा, इसलिए इसको ज्यों का त्यों लिखना है। 7 का भाग 91 में 13 बार जाएगा, तो 13 लिखना है। अब किसका भाग जाएगा, दोनों जगह 13 13 है, तो 13 का ही भाग जाएगा, 1 1 आ गया। अब आपको लैसे निकालने के लिए आपको जो ये अभाज्य संख्या प्राप्त हुई है, इनका आपस में क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है ना। तो लैसे निकालने के लिए इन संख्याओं का गुणा कर लेना है, 2 का 7 का 13 का। तो देखिए 2 गुणा 7 गुणा 13 कर लो भैया। 13 7 91, 91 गुणा 2 करेंगे तो आएगा 91 2 182। आगे समझ में। अगर आपको लघुत्तम समावर्तक पूछा जाता इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपका आंसर क्या होता, 182 होता। कंप्लीट हुआ। तो ऐसे क्वेश्चनों से आप अवगत रहने चाहिए। कंप्लीट होता है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो को पूरा ही देखना है। इस प्रश्नावली के अंदर से जितने भी संभावित क्वेश्चन बनेंगे, जिस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, उसी हिसाब से मैं आपको करा रहा हूं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसी प्रकार से और वीडियो चाहिए, प्रश्नावली 2 प्रश्नावली 3 पूरी गणित की वीडियो चाहिए, पूरी विज्ञान की वीडियो चाहिए, तो भैया मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूं। यदि किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास से समय समय पर पहुंचता रहे, ठीक है ना। तो ऐसी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पहले थ्योरी पढ़िए, यानी प्रश्नावलियों को पढ़िए पहले, फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़िए, ठीक है ना। ऐसे ही साइंस में पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां आपके सामने है। क्या है 13वां क्वेश्चन, तो देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको 2 संख्याएं दी गई थी, अब यहाँ पर आपको 3 संख्याएं दी गई है, और क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 17 23 और 29 का में से है, ठीक है ना। जो में से निकालना नहीं जानते हैं स्टूडेंट, वो तो यानी यहाँ पर तुक्का ही देंगे। क्या देंगे, तुक्का। और वो कहेंगे कि 17 23 29 का में से निकालना है, इतनी छोटी संख्याएं कहां से आएंगी, उनका टिक जाएगा कहां पर, द ऑप्शन पर, कि 11,339 यही इनका में से हो सकता है। ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है, ऐसे ही सोचेंगे। अब देखिए यहाँ पर तुक्का से काम नहीं चलता है। मैथ के अंदर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तब जाकर के पता चलता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 17 23 और 29 का में से निकालना है आपको। रफ कार्य में जितनी भी संख्याओं का में से निकालना है,
उनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना है में से में, ठीक है ना। तो देखिए 17 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं आपको। 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 में केवल 17 का ही भाग जाएगा एक बार, ठीक है। और 23 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 23 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 में 23 का ही भाग जाएगा एक बार। और 29 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 29 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 29 में भी 29 का ही भाग जाएगा एक बार, ठीक है ना। अब अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब आपको ऐसी संख्या का चयन करना है जो सभी जगह मौजूद हो, यानी जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है भैया? जोड़ा बनाना है। तो देखिए यहाँ 17 17 17 नहीं नजर आ रहा, यहाँ 23 23 23 यहाँ नजर नहीं आ रहा, यहाँ 29 है, यहाँ 29 यहाँ 29 नजर नहीं आ रहा, यानी जोड़ा तो किसी भी संख्या का नहीं बन रहा है। तो कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करेंगे, ए ऑप्शन पर टिक कर देंगे, यानी जीरो आएगा, एक भी जोड़ा नहीं बन रहा, जीरो। तो भैया जीरो नहीं लिखना है आपको। अगर एक भी जोड़ा नहीं बनता है तो में से एक होता है। क्या होता है? एक होता है। ये बिल्कुल दिमाग को फिट कर लेना। तो इसलिए यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा आपका? एक होगा। क्या होगा भैया? एक एचसीएफ होगा, में से आपका एक होगा, तो इसमें वह ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं से न पूछ के ले से पूछ ले, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूं मैं आपके, ठीक है, मैं से और ले से, ठीक है ना। अगर आपसे मैं से न पूछ के क्या पूछ ले, ले से पूछ ले, तो देखिए ले से निकालने के लिए क्या करना है, एक साथ अभाज्य गुणनखंड करना है। जितनी भी संख्याओं का लय से निकालना है उन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आपको एक साथ करने हैं, ठीक है ना। तो देखिए 17 23 29 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। 17 23 29 यह प्रक्रिया मैं सभी स्टूडेंटों को मद्देनजर रखते हुए करा रहा हूं। वैसे आप लय से आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जब अभाज्य गुणनखंड किए तो एक भी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हमें हमारी ये अभाज्य संख्या है तीनों, तो तीनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही लय से होगा, ठीक है ना। परंतु ये प्रक्रिया मैं क्यों बता रहा हूँ, यह प्रक्रिया आपको हर क्वेश्चन के अंदर अपनानी है, ताकि आप कभी भी गड़बड़ी न करें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दो का भाग किसी में नहीं जा रहा है, तीनों अभाज्य संख्या है, तो देखिए 17 का भाग दे लीजिए, पहले 17 का भाग जाएगा 17 में एक बार, 23 में नहीं जाएगा और 29 में नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब किसका जाएगा? 23 का जाएगा, 23 में एक ज्यों करते हो, 23 में एक बार जाएगा, 29 आपका ज्यों करते हो। अब आपको 29 का ही भाग देना है, क्योंकि 29 आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो 29 का भाग 29 में देंगे तो एक बार चला जाएगा। तो संख्याएं तो आपकी वो ही निकल के आई ना जिनके हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे, 17 23 29। तो लय से निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जितने भी आपको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं उनका क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा, ठीक है ना। तो 17 23 29 का आपको गुणा कर लेना है, 17 का और 23 का और 29 का, तीनों का आपस में गुणा कर लेना है। पहले इन दोनों का कर लेना, गुणा करने पर जो आएगा उसका चलो कर लेते हैं। तो देखिए 17 गुणा 3 करेंगे, 17 से 51 का, एक का हासिल 5, 17 दूना 34, 34 और 5 कितने होंगे भैया? 39 होंगे। 391 आया, इंटू में 29 अब कर लेना है, ठीक है। इंटू में क्या करना है? 29। जैसे ही आप 391 गुणा 29 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11,339। कौन सा आएगा? 11,339 आएगा। अगर इस क्वेश्चन में आपसे लय से पूछता तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर होता? द ऑप्शन का करेक्ट आंसर होता 11,339। आगे समझ में? तो इस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, हम एक चैप्टर को आज इसी वीडियो के अंदर बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। 2 नंबर आपको पक्के करने हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 13 क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको वस्तुनिष्ठ, 13 क्वेश्चनों को पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे 2025 में, ठीक है ना। उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर चला जाए तो उस दिन बोर्ड की एग्जाम जब देकर के आए गणित की, उस दिन मेरे को कमेंट करना, ठीक है ना, और बताना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलते हैं अति लघुतरात्मक क्वेश्चनों की तरफ। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको अति लघुतरात्मक क्वेश्चनों के अंदर देखने को मिलेगा,
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्रमांक होगा 2, कौन सा होगा 2। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तो आपको 15 क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ दिए जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 की जगह पर प्रश्नावली 1 में से अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप ये पढ़िए, 14वां क्वेश्चन ये है, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, 140 को, ये संख्या है आपकी 140, ऐसे को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए आपको 140 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करना है, हल में आपको 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 140 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। इकाई अंक 0 है 140 का, तो 2 का भाग जाएगा भैया, कितनी बार जाएगा, 70 बार। 70 में इकाई अंक 0 है तो 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 35 बार। 35 में इकाई अंक 5 है, क्या 5 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, नहीं जाता है, तो इसमें भी नहीं जाएगा। तो 2 से अगली अभाज्य संख्या पर बढ़िए, कौन सी अगली अभाज्य संख्या, 3। 3 का भाग जाएगा, क्या अंकों के योग करके देख लो, 5 और 3 8, 8 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, अंकों के योग में नहीं जा रहा तो इसमें भी नहीं जाएगा। अब 3 से अगले अभाज्य संख्या पर बढ़ो, 5, तो इकाई अंक 5 है तो 5 का तो भाग इसमें जाएगा ही जाएगा। तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार, 75 35। 7 एक स्वयं एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 में 7 का ही भाग जाएगा एक बार, ठीक है ना। 140 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब देखिए आपको नीचे क्या करना है, 140 को लिख लेना है और बराबर में जो ये अभाज्य संख्या आई है इनको गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो लिख दीजिए इनको, 2 2 के कितने आए, 2, गुणनफल के रूप में लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा फिर क्या है, ये लिख लिया, ये लिख लिया, अब इसको लिख रहे हैं गुणा में 5, फिर गुणा में क्या लिखना है, 7। अब आपको इनकी घात बना देनी है। अगर एक से अधिक बार संख्या आती है तो उनके हम घात बना देते हैं। तो देखिए 2 यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो 2 की घात 2 लिखनी है आपको। अगर 3 बार आता तो 2 की घात 3 लिख देते, ठीक है ना। तो देखिए 2 की घात लिखनी है आपको 2, फिर गुणांक में क्या लिखना है, 5 एक बार है तो 5 ही रहने देंगे, 7 एक बार है तो 7 ही रहने देंगे, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिले तो आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है ना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। 15वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्याओं 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा में से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपको संख्याएं दी हुई है 72 और 120, इन्हें का में से और ले से निकालना है, कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। अगर आपको विधि का भी नाम नहीं देके रखता है और आपसे डायरेक्ट ये कहता है कि 72 और 120 का में से और ले से निकालो, तो अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यही विधि आपकी अधिक उपयुक्त है, ठीक है ना। तो देखिए हाल है, तो आपको सबसे पहले निकालना है में से। क्या निकालना है, में से, तो आपको हेडिंग डाल देनी है में से। क्या डाल देनी है, हेडिंग में से। अब क्या करना है, में से निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आपको अलग अलग करने हैं। इतना क्लियर, जितनी भी संख्याओं का हमको में से निकालना होता है उन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमको अलग अलग करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम 72 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 72 का इकाई अंक 2 है तो 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 36 बार भाग जाएगा। और 36 का इकाई अंक 6 है तो 6 में 2 का भाग जाता तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। 18 में इकाई अंक 8 है तो 8 में 2 का भाग जाता है तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा, कितनी बार, 9 बार। अब 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, अब 9 में 3 का भाग जाएगा, कितनी बार, 3 बार, और 3 में 3 का जाएगा 1 बार। 72 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब आपको 120 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं, 120 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। चलो 120 के अभाज्य गुणनखंड में इधर बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि उधर हम लेसे को कंप्लीट कर लेंगे। 120 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, इकाई अंक 0 है तो 2 का भाग देना है, 2 का भाग जाएगा इस समय, कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा।
60 का इकाई अंक 0 है तो 2 का भाग जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। 30 का इकाई अंक 0 है तो यानी 2 का भाग जाएगा इसमें कितनी बार, 15 बार। 15 में अब 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 3 का चला जाएगा। इकाई अंकों को जोड़ लो, 5 और 1 6, 6 में जा रहा है तो इसमें भी जाएगा। तो आपको 3 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 में केवल 5 का ही भाग जाएगा, ठीक है ना। अब आपका में से आने वाला है, आपने अभाज्य गुणनखंड तो कर लिए हैं, अब आपको जोड़ा बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 का एक जोड़ा बन गया। दूसरा 2 यहाँ पर है, दूसरा 2 यहाँ पर है, तो दूसरे 2 का भी जोड़ा बन गया। तीसरा 2 यहाँ पर है, तीसरा 2 यहाँ पर भी है, तो तीसरे 2 का भी जोड़ा बन गया। अब देखिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो देखिए 3 का भी जोड़ा बन गया। दूसरा 3 यहाँ पे है परंतु यहाँ पे नहीं है और 3 का जोड़ा नहीं बनेगा। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ नहीं, तो 5 का भी जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो जोड़ा बना लिए। अब देखिए आपको क्या करना है, प्रत्येक जोड़े में से एक एक अंक लेना, उनका गुणा कर देना है। यानी आपने जोड़ा बना दिया, उनके ऊपर गोला कर लिए। अब एक ही संख्या को देख लो, यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, ठीक है ना। तो जिन जिन के ऊपर गोला हो रहा है उनका गुणा करना है। तो देखिए इस 2 के ऊपर हो रहा है गुणा, इस 2 के ऊपर हो रहा है गुणा, इस 2 के ऊपर गोला कर रखा है, 2 का गुणा कर देंगे। फिर 3 के ऊपर हो रहा है तो 3। तो जिनके ऊपर गोला हो रहा था, जिनका जोड़ा बना था, उनको हमने लिख लिया। अब इनका क्या करना है, गुणा कर लीजिए भैया। गुणा 2 का गुणा 2 से करेंगे, आगे से कर लो गुणा, चाहे पीछे से कर लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो देखिए 2 गुणा 2 करेंगे 4 आएगा, फिर 4 का गुणा फिर 2 से करना है, 4 2 8 आएगा, फिर 8 का गुणा 3 से करना है, 8 तिया 24 आएगा। तो भैया में से तो आ चुका है आपका 24, ठीक है, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर में से और ले से दोनों बता रहा हूं मैं आपके लिए। हो सकता है आपसे बोर्ड के एग्जाम में में से ही पूछे, हो सकता है ले से ही पूछे, हो सकता है दोनों को पूछ ले, ठीक है ना। अब आगे देखिए ले से, में से आ चुका है आपका कितना, 24। अब निकालना है आपको ले से, इसलिए अब आपको ले से की हेडिंग डाल देनी है, ले से। अब ले से जिन संख्याओं का ले से निकाला जाता है, जिन जिन संख्याओं का ले से निकाला जाता है, उन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमको एक साथ करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको 72 और 120 का ले से निकालना है, तो हमको 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड ने एक साथ कर लेने हैं, ठीक है। तो चलिए एक साथ कर लेंगे, संख्याओं के बीच में कॉमा लगा देना है। 2 का भाग जा रहा है किसी में, यहाँ पर दोनों में जा रहा है, तो देखिए 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 72 में कितनी बार जाएगा, 36 बार। 120 में कितनी बार जाएगा, 60 बार, दे दिया। फिर जा रहा है कि 2 का भाग किसी में, यहाँ पर 2 का भाग दोनों में जा रहा है, तो फिर से दे देंगे। 2 का भाग 36 में जाएगा 18 बार, 30 में जाएगा 60 में जाएगा 30 बार, ठीक है ना। अब 2 का भाग दे दिया, फिर जा रहा है कि 2 का भाग किसी में जा रहा है, दोनों में जा रहा है, तो दीजिए। 2 का भाग 18 में देंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार। 2 का भाग 30 में देंगे कितनी बार जाएगा, 15 बार, ठीक है। अब 2 का भाग जा रहा है किसी में भी नहीं जा रहा है, इसलिए अपन को 2 का भाग नहीं देना है। तो देखिए 3 का भाग जा रहा है दोनों में, तो 3 का भाग दे देंगे। अगर दोनों में नहीं जा करके किसी एक संख्या में जाता तो भी देते हैं हम। तो देखिए 3 का भाग 9 में जाएगा 3 बार, 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार। तो देखिए फिर जा रहा है 3 का भाग जा रहा है 3 में, 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार, 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, इसलिए 5 को हम ज्यों कहते हो लिख लेंगे। अब 5 का जाएगा, तो देखिए 5 का भाग 1 तो आपका ज्यों कहते हो, 5 का भाग 5 में जाएगा 1 बार, तो सबकी जगह पर 1 1 आ जाना चाहिए। अब देखिए अब कुछ ही देरों में आपका लय से निकल करके आ जाएगा। अब देखिए आपने इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करे हैं, तो इन्हें सभी संख्याओं का गुणा करना है। आपको क्या करना है, गुणा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, इनको गुणा के स्टेप में जमा दीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 और 2 लिख लिए। अब 3 3 के आए 2, तो इनको भी लिख लेंगे। 3 इंटू 3 इंटू अकेला 5 है, तो ये भी लिख लिया, ठीक है ना। अब इनका गुणा कर लीजिए, चलिए करते हैं गुणा। तो देखिए पीछे से कर लेते हैं, सरल पड़ेगा। 5 गुणा 3 करेंगे, 5 दिया 15, 15 गुणा 3 करेंगे, 15 दी 45, 45 गुणा 2 होगा, 45 दूना 90, और 90 का गुणा 2 से करना है, 90 दूना 180, 180 का गुणा 2 से करना है, 180 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा, 360 आएगा। तो ये आपका लय से आ चुका है कितना, 72, और 120 का लय से कितना आया, 360 आया, ठीक है ना। 72 और 120 का में से होगा आपका 24 और लय से होगा 360। करेक्ट होता है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर है, करेक्ट। तो उतार ली, यानी वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट।
और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है 16वां क्वेश्चन? आपको तीन संख्याएं दे सकता है और तीन संख्याओं का मैच है या फिर लेस है, अलग अलग से भी पूछ सकता है, या फिर मैच है और लेस है एक साथ भी पूछ सकता है। तो मैं मैच है और लेस है दोनों को ही बता रहा हूँ इसी एक ही क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो देखिए संख्याओं 12, 15 और 21 का मैच है व लेस है ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल देखिए, पहले निकालना है मैच है, तो मैच से निकालने को कुछ भी निकाल सकते हैं, लेस से भी निकाल सकते हैं, मैच से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ पर मैं से निकाल के बता रहा हूं। तो जिन जिन संख्याओं का मैं से निकाला जाता है उन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आपको अलग अलग करने हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं से निकालने जा रहे हैं हम इन संख्याओं का, तो हम मैं से हेडिंग डाल देंगे। तो देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे पहले। तो देखिए 12 में 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 में भी 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 में 3 का भाग चला जाएगा एक बार, ठीक है ना। 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब आपको 15 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए 15 में 2 का भाग तो जाने वाला है नहीं, 3 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? 3 का। तो 3 का भाग देंगे हम 15 में, 5 बार जाएगा। 5 में 5 का जाएगा एक बार। 15 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब आपको 21 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। तो देखिए 21 में 2 का भाग तो जाने वाला है नहीं, 3 का भाग जाएगा इसमें 7 बार। 3 7 21, ठीक है। 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 में 7 का ही भाग जाएगा एक बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने 15, 12 और 21 तीनों संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है? ऐसी संख्या का चयन करना है जो तीनों जगह मौजूद हो, जोड़ा बनाने हैं। तो देखिए 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो 2 का तो जोड़ा बनेगा नहीं। तो देखिए 3 यहाँ पर है, 3 तीनों जगह मौजूद है, ठीक है ना। तो एक ही 3 है तीनों जगह मौजूद, तो 3 का जोड़ा बन जाएगा। 5 का जोड़ा नहीं बने क्योंकि तीनों जगह मौजूद नहीं है। 7 का भी जोड़ा नहीं बनेगा क्योंकि तीनों जगह मौजूद नहीं है। तो एक ही जोड़ा बना आपका, किस संख्या का बना? 3 का बना। तो एक संख्या बना जिसका बना वही आपका मैच है। किसका बना? 3 का बना, तो यही आपका मैच है, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है, मैच है 3 आएगा इन संख्याओं का 12, 15, 21 का। अब आपको निकालना है लेस है। तो देखिए लेस है हेडिंग डाल देंगे, और लेस है निकालने के लिए जिन जिन संख्याओं का लेस है निकाला जाता है उन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड एक साथ करने हैं, ठीक है। यहाँ पर 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड आपको एक साथ करने हैं। 12, 15, 21 ऐसे हम संख्याओं को जमा लेंगे और अब भाग देंगे। तो किसी एक संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो हमको 2 का भाग देना है। तीनों में जा रहा है तो अच्छी बात है, 2 में जा रहा है तो भी अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पर 2 का भाग केवल एक ही संख्या में जा रहा है। किस में जा रहा है? 12 में, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार, तो 6 लिख लेंगे। 15 में और 21 में भाग आपका नहीं जा रहा है, इसलिए इनको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। फिर भी 2 का भाग जा रहा है 6 में, तो फिर और देंगे 2 का भाग 6 में 3 बार। 15 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे और 21 को भी ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब 2 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जा रहा है, इसलिए 2 का भाग नहीं देना है। अब 2 से अगली अभाज्य संख्या क्या है? आपकी 3 है, तो 3 का भाग जा रहा है, इन तीनों में जा रहा है, तो 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग 3 में जाएगा एक बार, 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, 3 का भाग 21 में जाएगा 7 बार। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 से अगली अभाज्य संख्या 5, तो 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का भाग देंगे। 5 का भाग 5 में जा रहा है ना, तो देखिए एक आपका ज्यों का त्यों 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा। 5 का भाग 7 में नहीं जाएगा, तो इसलिए 7 को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। 5 का भाग अब नहीं जाएगा, 5 से अगली अभाज्य संख्या है 7, तो 7 का भाग 7 में चला जाएगा एक बार। तो देखिए एक एक 7 का भाग 7 में एक बार, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है? लेस निकालने के लिए जितने भी ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनका आपस में क्या करना है? गुणा कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए लेस बराबर गुणा कर देना है इन सबका। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 सभी संख्याओं को गुणा के रूप में लिख लिया। अब इनका गुणा कर लीजिए। अब गुणा करते हैं, देखिए 2 का गुणा 2 से होगा 4 आएगा। 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 तिया 12 आएगा। अब 12 गुणा 5 से करना है, 12 पंजे 60 आएगा। और 60 का गुणा गुणा 7 से कर लेना है, तो यह आएगा 420। कितना आएगा? 420। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अगर बोर्ड के एग्जाम में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करके आना है, ठीक है ना। कंप्लीट होता है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपके मैथ से निकालने वाले सरल हैं,
ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएंगे तो आप मैथ से लेसे निकाल देंगे। परंतु आगे का जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17वां क्या है, आपको संख्याएं नहीं दी जाएंगी ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना। आपको संख्या नहीं दे करके उन संख्याओं के आपको अभाज्य गुणनखंड दे दे, क्या दे दे, संख्याओं की जगह पर आपको अभाज्य गुणनखंड दे दे। जैसे कोई संख्या है x, उसके अभाज्य गुणनखंड दे रखे आपको 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, तथा y बराबर एक दूसरी संख्या है y, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड दे रखे आपको 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 हो, तो x और y का समापवर्त ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, लय से ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। तो देखिए क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, तो यानी आपको संख्याएं नहीं दी गई है, संख्याओं के क्या दिए गए हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड के एग्जाम 2024 में आया था, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चन की भी कैलकुलेशन समझ लेनी है, ठीक है ना। तो देखिए हल में क्या करना है, जो आपको अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं उनको लिख लेना है। तो देखिए x बराबर दिया हुआ है आपके लिए 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2। अब इनको खोल लीजिए, जैसे हमें कोई संख्या है उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं या नहीं करते, करते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे कर रखा है। अब इनको जैसे कोई संख्या 2 बार या 3 बार आती है तो उसको हम घात के रूप में बना देते हैं, तो वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे जो घात बनी हुई है उनको खोल देना है। तो देखिए 2 की घात 3 है तो 2 को आपको 3 बार लिख लेना है गुणा में, ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख लिया। फिर ये गुणा का चिन्ह लगा लेना है। 3 की घात 2 है तो 3 को गुणा में कितनी बार लिखना है, 2 बार, तो 3 गुणा 3, ऐसे काम कर लेंगे। अब y बराबर लिख लीजिए, जो दूसरी संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं उनको लिख लीजिए। तो देखिए y बराबर दिया हुआ है आपके लिए 2 की घात 2 और इंटू में 3 की घात 2 कंप्लीट। अब क्या करना है, इनको भी खोल के लिख लीजिए। 2 की घात 2 है तो 2 को गुणा में कितनी बार लिखना है, 2 बार, और 3 की घात 2 है तो 3 का गुणा 2 बार करना है, ठीक है। ये काम कर लेंगे। अब देखिए लय से निकालना है आपको, क्या निकालना है, लय से। तो देखिए लय से निकालने के लिए क्या करना है, आपको जोड़ा बनाने हैं। क्या बनाने हैं, जोड़ा। तो देखिए इस 2 का जोड़ा बन गया, बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया, बन गया, 3 का जोड़ा बना लो, बना लिया। तो किस किस का जोड़ा बना है, 2 का, इस 2 का बन गया, इस 2 का बन गया, इस 3 का बन गया, इस 3 का बन गया। जिन जिनका जोड़ा बना है उनमें से आपको एक एक अंक लेना है और उनका गुणा करना है। और एक बात ध्यान रखनी है, जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको भी गुणा में लिखना है लय से निकालने के लिए, ठीक है ना। अगर हम मैं से निकालते तो मैं से में केवल हम उन्हीं संख्याओं को चुनते जिनका जोड़ा बना है, ठीक है। तो देखिए लय में क्या करना है, जिनका जोड़ा बनता है उनको भी लेते हैं और जिनका जोड़ा नहीं बनता है उनको भी लेते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो देखिए इस 2 को लिख लीजिए, 2 गुणा, गुणा करना है, ठीक है ना। फिर इस 2 को लिख लेंगे, गुणा। अब देखिए इस 2 को भी लिख लीजिए क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना है, इसको भी लिख लीजिए, 2 गुणा। अब देखिए इस 3 का जोड़ा बन गया तो इस 3 को लिख लीजिए, 3 गुणा। अब 3 का भी बन गया इस 3 का, तो इसको भी लिख लीजिए। तो लिख लिया हमने, जिनका जोड़ा बना वो भी लिख ली और जिनका जोड़ा नहीं बना वो भी संख्या लिख ली। अब क्या करना है, इनका गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो देखिए गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 करेंगे 4 आएगा, और 4 का गुणा 2 से करना, 4 दूनी 8 आएगा। अब 8 का गुणा 3 से करना है, कितना आएगा, 24 आएगा। 8 तिया 24 और 24 गुणा 3 करना है, 24 दूना 48, 24 तिया 72, कितना आएगा, लेस है 72 आएगा। और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब लेसे भी समझ लीजिए इसी क्वेश्चन से, ठीक है। वो लेसे नहीं मैस है, लेसे तो अभी सीखा है, मैसे समझिए। तो देखिए मैसे में क्या करना है, लेसे में, लेसे आगे समझ में, जिनका जोड़ा बना है वो भी लेने हैं, जिनका जोड़ा नहीं बना है वो भी लेने हैं। और मैसे में क्या करना है, जिनका जोड़ा बना है वो ही संख्या लेनी है बस, ठीक है ना, क्लियर।
तो देखिए इस 2 का जोड़ा बन गया तो ये ले लीजिए 2 गुणा, और इस 2 का जोड़ा बन गया इसको ले लीजिए गुणा, इस 3 का बन गया तो ये ले लीजिए 3 गुणा, और इस 3 का बन गया तो ये भी 3 ले लीजिए, ठीक है ना। तो जिन जिन का जोड़ा बना था वो संख्या हमने लिख ली गुणनफल के रूप में। अब इनका गुणा करना है, कर लीजिए। 2 गुणा 2 करेंगे 4, 4 का गुणा 3 से होगा, 4 से 12, और 12 का गुणा 3 से कर लीजिए, 12 3 36 आएगा। तो में से क्या आएगा भैया आपका 36। आ गई समझ में। अगर आपको संख्याएं न दे करके उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड दे दे बोर्ड के एग्जाम में, तो उसको इस प्रकार से सॉल्व करना है, और उसमें आपसे ले से भी पूछ सकता है और में से भी पूछ सकता है, ठीक है ना। हो सकता है दोनों ही चीज पूछ ले, ले से और में से। आ गई समझ में, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ले से में से न पूछ करके आपसे संख्या पूछ ले, आपसे x का मान पूछ ले, y का मान पूछ ले, तो संख्या निकालना बहुत ही आसान है। देखिए अगर संख्या पूछ ले तो संख्या x से निकालनी है आपको। क्या निकालनी है भैया, संख्या x का मान निकालना है, तो ये अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं, इनका ही गुणा करना है बस आपको। तो इसको लिख लेना है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। अब इनको खोल के लिख लो एक बार, तभी तो संख्या प्राप्त होगी, तभी तो गुणा कर पाओगे। 2 की घात 3 है तो 2 को गुणा में 3 बार लिख लेना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, गुणा के चिन्ह लगा लेंगे। 3 को गुणा में 2 बार लिखना है क्योंकि 3 की घात 2 है, ठीक है ना। अगर आपसे संख्या पूछ ले तब आपको ऐसे करना है जो मैं नीचे बता रहा हूं। तो देखिए गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 2 4, 4 गुणा 2 से करेंगे 4 2 8, 8 गुणा 3 से करेंगे 8 2 वो 8 या 24, 24 गुणा 3 से करेंगे 24 या 72। तो वह संख्या कौन सी है भैया, 72 है। एक्स है, संख्या कौन सी है, 72। अब संख्या हमको ज्ञात करनी है बाई। क्या ज्ञात करनी है भैया, संख्या बाई का मान निकालना है। तो बाई के जो गुणन अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं उनको लिख लेना है, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। इनको खोल के लिख लेना है, 2 की घात 2 है तो 2 को गुणा में 2 बार लिख लेना है, गुणा, गुणा का चिन्ह लगा लिया। 3 की घात 2 है तो 3 को गुणा में 2 बार लिख लेना है, लिख लिया। अब इनका गुणा कर देना है, गुणा करने पर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 2 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 का गुणा 3 से करेंगे 4 3 12 आएगा, और 12 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 3 36 आएगा। कितना आएगा, 36। तो दूसरी संख्या बाई को क्या निकल के आई आपकी, 36 निकल के आई। क्लियर। अगर आपसे संख्या पूछे तो संख्या आपको इस प्रकार से निकालनी है, अगर आपसे ले से में से पूछे तो ले से में से आपको इस प्रकार से निकालना है, ठीक है ना। क्लियर, बस कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन आपका। अभी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखिए अब आपका अध्याय 1 यानी प्रश्नावली 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं के अंदर से एक एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। 17 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 17 क्वेश्चन की जगह पर और भी हो जाते हैं अगर मैं अलग अलग लिखता। देखिए यहाँ पर ही मैंने एक्स और वाई संख्या निकालना सिखा दिया। अगर अलग से क्वेश्चन बनाता तब निकाल के बताता तो क्वेश्चन और बढ़ जाते, है ना। तो देखिए मैंने इन्हीं क्वेश्चनों में समझा दिया है। तो टोटल क्वेश्चन है आपके 17। कितने क्वेश्चन है भैया, 17 क्वेश्चन है प्रश्नावली 1 के अंदर। 17 क्वेश्चन को पढ़ लेना, सही ढंग से रिवीजन कर लेना, दिमाग में फिट कर लेना। इन 17 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। इन 17 क्वेश्चन से आपके 2 नंबर पक्के होते हैं। कितने नंबर पक्के होते हैं, 2 नंबर। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन वाले भी, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा एक, और एक क्वेश्चन आपका अति लघुत्तरात्मक आएगा, ठीक है ना। तो 2 नंबर आपको मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से पक्के करा दिए हैं। आगे समझ में। और कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, अगर उसको और भी ऐसी ही वीडियो और प्रश्नावलियों की और साइंस की वीडियो देखनी है तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, ठीक है ना। और गणित और विज्ञान की क्लास को डेली अटेंड कीजिए, डेली पढ़िए। मैं विज्ञान को क्वेश्चन वाइज पढ़ा रहा हूं क्योंकि विज्ञान में भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन मिलकर के बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो वो भी आपके लिए इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा इस प्रकार से जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो बने रहना मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने साथियों में, उनको भी लाभ मिल जाएगा, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है ना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।